आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वह है प्लासी का युद्ध और बंगाल विजय। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से बंगाल पे विजय हासिल किया और इनके लिए उन्होंने कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल विजय और प्लासी का युद्ध टॉपिक। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करने से पहले बंगाल की पृष्ठभूमि को जानेंगे। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इनके आने वाले शासक जो है वह काफी अयोग्य साबित होते हैं और मुगल सम्राट धीरे धीरे विघटन की ओर बढ़ने लगती है और कुछ ही समय में उनकी शासन जो है वह दिल्ली के इर्द गिर्द इलाके तक ही सीमित हो जाते हैं। ऐसे में जो अन्य राज्य के जो सूबेदार थे उन्हें अपने आप को स्वतंत्र करने का एक अवसर प्रदान हो गया, क्योंकि वह देख रहे थे कि जो हमारा दिल्ली में जो शासक है मुगल वह उतने अब शक्तिशाली नहीं रहे, तो इनका उन्होंने फायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्र करने में लग गए और इसी कलाक्रम में कई सारे अनेक नवीन राज्यों का उदय हुआ और कई सारे सूबेदार या शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ किया। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले बंगाल की पृष्ठभूमि के बारे में कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने अंग्रेजों को बंगाल विजय के लिए प्रभावित किया। तो हम देखते हैं बंगाल की पृष्ठभूमि। तो ये हमारा भारत है और इस क्षेत्र में हमारा हम लोग जानते हैं क्या है, वह है बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले जो था कि बंगाल जो है उस समय में मतलब 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट का सबसे समृद्ध प्रांत था। बंगाल क्या था, पहला अगर पृष्ठभूमि की हम बात करें तो यह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रांत था, मतलब एक सुखी संपन्न प्रांत था। दूसरी अगर बात करें तो यह जो है उस समय बिहार, ओडिशा और वर्तमान में जो बांग्लादेश बना है वह भी, ये तीनों से सम्मिलित राज्य था हमारा बंगाल। तीसरी अगर हम बात करें तो बंगाल जो है वह कई सारे उत्पादनों का केंद्र था। जैसे कि अगर हम बात करें तो कच्चे माल, रेशम, काली मिर्च, सोडे, अफीम, नील इत्यादि कई सारे उत्पादनों का केंद्र था। वह था क्या था, वह हमारा बंगाल था। सबसे प्रमुख बात इसमें यह रही उस समय की कि ब्रिटेन को जो एशिया से संपूर्ण व्यापार होता था, जो संपूर्ण निर्यात होता था, उसमें बंगाल अकेले 60% निर्यात करता था। मतलब ब्रिटेन को एशिया से होने वाले कुल निर्यात का 60% अकेले जो है वह कौन करता था, वह बंगाल करता था। और यही वह वजह थी जो अंग्रेजों को बंगाल विजय की ओर अग्रसर किया। तो यह था हमारा बंगाल की पृष्ठभूमि कि बंगाल की पृष्ठभूमि क्या रही। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से बंगाल के नवाब आए और किस प्रकार से अंग्रेजों ने उन्हें अपने मुट्ठी में किया और अपनी बंगाल पर जीत हासिल की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय बंगाल का जो सूबेदार था या नायाब उसको हम बोलते हैं, उनका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, और इसका कार्यकाल जो है वह 1713 से 1727 है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां को यह पता चल जाता है
कि अब मुगल बादशाह में वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और इसी का फायदा उठा करके मुर्शिद कुली खां ने 1713 ईस्वी में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया। तो यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न में कि वह कौन से बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक थे, तो वह थे मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खान के बाद जो बंगाल के नवाब बने वह थे सुजाउद्दीन, और इनका जो कार्यकाल है वह है 1727 से 1739, क्योंकि इनकी कुछ विशेष उपलब्धियां नहीं रही है। इसके बाद अगर हम बंगाल के नवाब की बात करें तो वह है अली वर्दी खां, और इसकी कार्यकाल है 1739 से 1756। ये अलीवर्दी खान जो है अभी तक की बंगाल के सभी नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। यह अंग्रेजों की नीति को भली भांति समझते थे। इन्होंने क्या किया कि सुजाउद्दीन की हत्या की, और सुजाउद्दीन की हत्या करके स्वयं बंगाल का नवाब बना, क्योंकि यह जो था एक बंगाल का एक मामूली सैनिक था। तो इन्होंने सुजाउद्दीन नवाब को, जो समय नवाब था सुजाउद्दीन, उसकी हत्या कर दिया और स्वयं अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। क्योंकि इनकी इस नीति से मुगल शासक जो थे वह काफी घृणित थे, तो उन्हें खुश करने के लिए इन्होंने, जो मुगल शासक थे, उन्हें 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की, ताकि या फिर 2 लाख रुपये के इन्होंने टैक्स भेजे, जिससे कि मुगल शासक इन पे प्रसन्न हो और इसे बंगाल का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया। तो ये थे अलीवर्दी खान। ये अलीवर्दी खान, जैसे कि मैंने बोला, कि अभी तक के सभी नवाबों में सबसे योग्य नवाब थे और यह अंग्रेजों की चाल को भली भांति समझते थे। यह इस बात को जानते थे कि अंग्रेज को हरा पाना मुश्किल है, क्योंकि और इसी के संदर्भ में इन्होंने एक कथन दिया है कि इसी की तुलना इन्होंने अंग्रेजों की तुलना इन्होंने मधुमक्खी की छत्ते से की है, और इन्होंने कहा है कि यदि इसे छेड़ा ना जाए तो यह शहद देगी, और यदि इसे छेड़ा जाए तो यह काट काट कर मार डालेंगे। तो इस प्रकार यह अंग्रेजों की नीति से भली भांति परिचित थे और इन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की। तो इस प्रकार थे अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान की अगर हम बात करें तो अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थी। उनमें से जो सबसे छोटी पुत्री थी वह थी अमीना बेगम, और इन अमीना बेगम के पुत्र जो थे वह थे सिराजुद्दौला। चूंकि अलीवर्दी खान का लगाव अमीना बेगम से सर्वाधिक होने के कारण उन्होंने अपने नाती यानी कि अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया। क्योंकि अलीवर्दी खान के 3 पुत्री ही थे, इसे पुत्र नहीं थे, तो इसीलिए इन्होंने अमीना बेगम के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया 1756 ईस्वी में। अब जैसे ही इन्होंने अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया, तो इनकी जो अन्य 2 पुत्रियां थीं, जिनमें से एक जो थी वह घसीटी बेगम थी, जो कि सिराजुद्दौला की बड़ी मौसी थी। तो इनकी जो अन्य मौसियां थी, इनके बीच आपस में टकराव हो गए, घरेलू युद्ध हो गए, आपसी घरेलू विवाद प्रारंभ हो गए, और वहीं से कूटनीति का प्रारंभ हो गया। यह हमेशा यह अवसर की तलाश में रहती थी कि सिराजुद्दौला को हरा करके यह अपने बेटे शौकत जंग को बंगाल का नवाब बनाना। तो
तो चूंकि सिराजुद्दौला जो है वो 1756 में बंगाल का नवाब बनता है और सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनते ही उनके घरेलू विवाद प्रारंभ हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला, इनकी अगर कार्यकाल की हम बात करें तो बहुत कम अवधि की इसकी कार्यकाल है, 1756 से 1757। अब किस प्रकार सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच टकराव होता है, इस कूटनीति को हम समझते हैं। तो सिराजुद्दौला जो है और अंग्रेजों के बीच मतभेद के जो है वह 3 मुख्य कारण थे। अब हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद होते हैं। तो जो मतभेद थे वह मुख्यतः 3 बातों को लेकर के थे। पहला बात यह था कि यूरोप और जो अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वह कलकत्ते में जो फोर्ट विलियम थे उनका दुर्गीकरण कर रहे थे, यानी कि किलाबंदी करने का प्रयास कर रहे थे। सिराजुद्दौला जो है दोनों को यानी फ्रांस और अंग्रेजों को इसके लिए मना करता है कि आप किलेबंदी नहीं कीजिए। फ्रांसीसी जो है वह सिराजुद्दौला की बातों को मान लेता है और अपनी किलेबंदी को बंद कर देता है, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी हट बना कर रखी थी और इन्होंने अपने किलाबंदी को जारी रखा, जिससे कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को अपने राज्य के हस्तक्षेप में इनको प्रॉब्लम आई। फिर अगर दूसरी की हम अगर बात करें तो अंग्रेजों द्वारा जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से सिराजुद्दौला के विरोधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो यह भी इनके शत्रुता के कारण थे। तीसरा जो कारण थे वह थे कि 1717 ईस्वी में फारूक सियार ने अंग्रेजों को एक दस्तक दिया था। क्या दिया था? पूछा जाता है कि 1717 में किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की दस्तक प्रदान की थी, तो वह फारूक सियार थे। 1717 ईस्वी में फारूक सियार अंग्रेजों को एक दस्तक प्रदान करता है और इस दस्तक के तहत अंग्रेजों को व्यापार में विशेष प्रकार की छूट दी जाती है और इसके बदले में अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर के रूप में फारूक सियार को देना पड़ता था। तो अंग्रेज जो है वह इस दस्तक का जो है गलत उपयोग कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज जो है फारूक सियार द्वारा 1717 ईस्वी में जो दस्तक दिया गया था उनका दुरुपयोग कर रहे थे और सिराजुद्दौला इस बात से खफा थे। तो यही 3 मुख्य कारण थे अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच शत्रुता के कारण। चूंकि जब सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद जब अंग्रेज अपनी किलाबंदी को बंद नहीं करता है तो सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ कलकत्ता पहुंचते हैं और वहां जाकर उन्होंने फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है और वहां पे उसे क्या करता है, जीत लेता है। ठीक है, वहां पे उसे जीत लेता है। चूंकि फोर्ट विलियम के आक्रमण करके उन्हें वहां पे जीत लिया जाता है, तत्पश्चात जो मद्रास के गवर्नर थे उस समय, मद्रास का जो गवर्नर थे वह रॉबर्ट क्लाइव थे। इन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि सिराजुद्दौला द्वारा जो है फोर्ट विलियम को कब्जा कर लिया गया है। तब यह अपने सेना को फोर्ट विलियम में भेजते हैं और पुनः फोर्ट विलियम पर इस अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इस बात से बकुलाए सिराजुद्दौला ने एक घटना घटित होती है जिसका नाम है, काफी फेमस घटना है वह जो है, इसके बाद एक घटना घटित होती है जो कि ब्लैक हॉल, यानी इसी को हम लोग काल
कोठरी की घटना कहते हैं। इस घटना के तुरंत बाद एक घटना घटित होती है जो कि ब्लैक होल या काल कोठरी के नाम से जानी जाती है। यह घटना 20 जून 1756 को घटित होती है। इस घटना के अनुसार एक अंग्रेज सैनिक थे जिनका नाम था हॉलवेल। इस घटना की जानकारी देने वाला यही एक सिपाही था जो कि अंग्रेजी सिपाही था, उनका नाम था हॉलवेल। हॉलवेल बताता है, हॉलवेल के कथनानुसार, याद रखिएगा यह हॉलवेल के कथनानुसार ही है। हॉलवेल के कथनानुसार यानी हॉलवेल बताता है कि सिराजुद्दौला ने सभी अंग्रेजी सिपाहियों को एक 14 बाय 18 के कमरे में बंद कर दिया गया था। इस कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया गया था और अगले दिन जब कमरे को खोला गया था तो उनमें मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे। यही घटना जो है वह काल कोठरी या ब्लैक हॉल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह एक बिना रोशनदान युक्त कमरा था, कहीं से कोई रोशनी नहीं थी और काफ़ी छोटा कमरा 14 बाय 18 का कमरा था और उस कमरे में 140 लोगों को बंद कर देना यानी कि दम घुटने से सारे लोगों की मौत हो गई और इसी घटना को ब्लैक हॉल काल कोठरी की घटना कहा जाता है। लेकिन इस घटना के बारे में कुछ इतिहासकारों के बीच में मतभेद प्रारंभ से ही रहा है। मतभेद इसलिए रहा है क्योंकि यह घटना माना जाता है ऐसा कि हॉलवेल द्वारा या अंग्रेजों द्वारा एक रचित घटना है, मनगढ़ंत रचना है, ताकि सिराजुद्दौला पे वह अपनी चढ़ाई कर सके, आक्रमण कर सके और बंगाल पर वह अपना विजय हासिल कर सके। तो ऐसा माना जाता है कि हॉलवेल ने जानबूझकर यह रचना रची या मनगढ़ंत कहानी रची और इस कहानी का प्रचार प्रसार किया कि सिराजुद्दौला ऐसे ऐसे किए और यही जो है ब्लैक हॉल की घटना पलासी के युद्ध की तत्कालीन कारण बना। अब जैसे ही ब्लैक हॉल की घटना घटित होती है तो अब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव जो है वह उसे कलकत्ता भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? कलकत्ता। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचते हैं सिराजुद्दौला भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर के इसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि करता है जिसे कि अलीनगर की संधि कहा जाता है। कौन सा संधि कहा जाता है? अली नगर की संधि। यह संधि 9 फरवरी 1757 को की गई थी। अलीनगर की संधि कब की गई थी? 9 फरवरी 1757 को की गई थी। इस संधि के तहत दोनों के बीच जो टकराव थे उनको कम किया गया, लेकिन अंग्रेज कहाँ बाज आने वाले थे? उनकी तो नीति थी बंगाल विजय और इसी रणनीति के वह तलाश में थे। अंग्रेज जो है वह इस संधि का उल्लंघन करके उन्होंने चंद्रानगर पर पुनः आक्रमण करके उसे अपना कब्जा कर लिया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जैसे ही अंग्रेज ने चंद्रानगर को जीता तो यह सिराजुद्दौला के आत्मबल को ठेस पहुंचा और किसी भी राजा के लिए यह सही नहीं है कि संधि के विरुद्ध जाकर के कोई उसके राज्य को जीते। तो सिराजुद्दौला अब समझ गए थे कि अब उनके पास युद्ध के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है और तत्पश्चात एक युद्ध का प्रारंभ होता है जिसे कि हम सभी जानते हैं और वह सबसे प्रमुख युद्ध जो है हमारा वह है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो है वह 23 जून 1757 को घटित हुई। अब पलासी का युद्ध में जो है तो यह कहा जाता है कि पलासी का युद्ध जो है वह एक अंग्रेजों का षड्यंत्र का परिणाम था। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि पलासी का युद्ध जो था वह क्या था? षड्यंत्र
युद्ध था। कैसे षड्यंत्रकारी युद्ध था? तो रॉबर्ट क्लाइव प्रारंभ से ही इस षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे थे और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को इस षड्यंत्र में शामिल किया जो कि कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के नवाब बनने से खुश नहीं थे। तो उन लोगों में से कौन कौन से शामिल थे जो कि सिराजुद्दौला के षड्यंत्रकारी थे? तो उनमें से जो पहला थे वह थे सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर। याद रखिएगा ये सब। तो उनमें से पहला कौन थे? मीर जाफर। दूसरी अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला की जो मौसी थी घसीटी बेगम, यह भी षड्यंत्रकारी में शामिल थे क्योंकि सिराजुद्दौला का नवाब बनना इसे पसंद नहीं था। तीसरा अगर हम बात करें तो वह था राय दुर्लभ, जो कि एक व्यापारी था। चौथा अगर हम बात करें तो वह था अमीन चंद एवं जगत सेठ। ये चार लोग जो हैं मुख्य रूप से षड्यंत्र में सम्मिलित थे। किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला के विरुद्ध। इन चारों के बीच जो है एक अंग्रेजों के साथ एक संधि की हुई। अंग्रेजों के साथ यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि हुई कि सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद बंगाल का नवाब जो है वह मीर जाफर को बनाया जाएगा। मीर जाफर इससे काफी प्रभावित हुए, काफी खुश हुए क्योंकि वह अपने आप को एक नवाब के रूप में देखना चाहते थे। तो अब इन चारों ने मिलकर के अंग्रेजों का साथ दिया और हमारा युद्ध हुआ जिसे हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज सिराजुद्दौला की तरफ से 50,000 सैनिक थे और अंग्रेजों की तरफ से मात्र 3200 सैनिक थे। फिर भी सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें मीर जाफर की जो सेना की एक बड़ी टुकड़ी थी वह युद्ध में भाग लिया ही नहीं। तो इस तरह क्योंकि वह तो अंग्रेजों के षड्यंत्र में शामिल थे, तो इसके कारण जो है सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हो जाती है। इस युद्ध में किसकी हार होती है? सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारने के बाद मुर्शिदाबाद से जाकर वह पटना आता है और पटना में मीर जाफर की पुत्र उसकी हत्या कर देता है और सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। तो यह थी हमारा प्लासी के युद्ध का कहानी और अंग्रेजों का बंगाल विजय। अब यह जो प्लासी का युद्ध है यहीं से प्रारंभ होता है अंग्रेजों का विजय, क्योंकि प्लासी के युद्ध ने ही अंग्रेजों की प्रभुसत्ता का नींव रखी, उनके साम्राज्य का नींव का प्रारंभ किया। तो वह कौन सा युद्ध था? वह प्लासी का युद्ध था। यह काफी महत्वपूर्ण युद्ध रहा अंग्रेजों के लिए। यह युद्ध जो है वह अंग्रेजों के मात्र विजय मात्र ही नहीं थी, बल्कि यह युद्ध अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने का एक बीजारोपण था। यह था प्लासी का युद्ध। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अब प्लासी के युद्ध के बाद किस तरह बक्सर का युद्ध होता है और उसमें अंग्रेजों की जीत होती है और बंगाल में पूरी तरह से अंग्रेजों का विजय होता है और बंगाल में अंग्रेज अपना प्रभुत्व को स्थापित करने में सफल होते हैं। तो यह था हमारा प्लासी का युद्ध और बंगाल पे विजय। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं बक्सर के युद्ध के साथ। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर और लाइक्स करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।